गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कक्षा 11 की मैथमेटिक्स में सरल रेखा पढ़ रहे हैं। इस लेसन में हमने कल यानी इसके पहले वाले वीडियो में आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक फार्मूला दिया, उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किन गणनाओं में उसकी उपयोगिता है, सब बताया गया। एक्सरसाइज पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले और हैं, उनको हम अच्छी तरह से समझ लें तो फिर उसके बाद एक्सरसाइज की जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। किसी रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ ए मिड पॉइंट of a line segment इसका मतलब यह है कि हमें एक रेखाखंड दिया जाएगा, यहाँ पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, कोई भी ऐसी लाइन जिसमें दो पॉइंट दिए जाएं, उन दो पॉइंट के बीच का जो खंड होगा उसी को हम रेखाखंड कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसका हम कोऑर्डिनेट x1 और y1 मानते हैं, इसका x2 और y2, और इसके मिडिल पॉइंट को O मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट x और y। यानी दो बिंदु दिए जाएं और इनके मध्य बिंदु O का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करना होगा, इसके लिए फार्मूला है x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। इसी को अगर हम लोग निर्देशांक के रूप में लिखते हैं हम x और y लिखते हैं, तो इसी को x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। तो हमसे पूछेगा निर्देशांक, हम और x का और y का मान निकालते हैं, लेकिन आंसर जो हम कोऑर्डिनेट के रूप में ही देंगे, निर्देशांक के रूप में ही देंगे। इसके बाद पढ़ेंगे रेखाखंड का विभाजन। सेक्शन ऑफ सेगमेंट। किसी रेखाखंड का विभाजन दो प्रकार का होता है, तो उसमें हम लिखेंगे नंबर 1 अंतः विभाजन, इंटरनल सेक्शन
और दूसरा बाह्यतः विभाजन एक्सटर्नल सेक्शन यानी किसी भी रेखाखंड का विभाजन दो प्रकार से होता है। पहला अंतःविभाजन, दूसरा बाह्यतः विभाजन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या निकालने की कोशिश करेंगे, किस तरह का फार्मूला होगा किस चीज़ का, थोड़ा उसको समझेंगे। एक लाइन लेंगे ए और बी, ये 2 पॉइंट कंफर्म कर दिए गए, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। और इसका पॉइंट हम मान लेते हैं x1 y1, इसका x2 और y2। इसके बीच में हम कहीं पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं। ये पॉइंट P इस पूरे लाइन को दो अनुपातों में बांटता है, एक M1 है और दूसरा M2। इस पॉइंट P ने इस लाइन को, इस पूरे सेगमेंट को दो भागों में बांट दिया, और ये दोनों भाग का रेशियो क्या है, M1 अनुपाते M2। अब इस पॉइंट P का हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। इसके कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया x और y, इसको x और y मान लिया। इसी को हमसे पूछा जाएगा, इसी के लिए फार्मूला हम लिखेंगे। तो अंतःविभाजन के लिए, अंतःविभाजन इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि इस पूरे सेगमेंट के अंदर, इस लाइन सेगमेंट के अंदर ये पॉइंट P है, इसलिए ये P पॉइंट इस लाइन को दो भागों में बांट रहा है। दो बराबर भाग नहीं है, इनका रेशियो अलग अलग है, M1 और M2 है। तो हम यहाँ पर x = M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y = होगा M1 y2 प्लस M2 y1 और M1 प्लस M2। ये हमारा फार्मूला बन गया अंतः विभाजन के लिए। कहीं पर भी हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा कि कोई एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसको पॉइंट P 2:3 या m/n या m1/m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, बांट रहा है, तो उस अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, और इसको कैलकुलेट करने के बाद फिर हमें निर्देशांक के रूप में ही लिखना है, x और y के रूप में। यानी इससे जो कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रखेंगे, और इससे कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगी उसको यहाँ रखेंगे। यानी हम ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, निर्देशांक हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो उनको हमें इसी रूप में आंसर लिखना है। यहाँ x का मान अलग और y का मान अलग, वो तो निकालने का प्रोसेस है, लेकिन आंसर हम इसी रूप में देंगे। अब देखते हैं एक्सटर्नल सेक्शन, बाह्यतः विभाजन, ये क्या होता है। पॉइंट A, पॉइंट B। अब इस लाइन को सेक्शन करने वाला, बांटने वाला जो पॉइंट होगा वो इस लाइन के अंदर कहीं नहीं होगा, वो इससे बाहर होगा कहीं, पॉइंट P। ये इसको, इस पूरे लाइन को बाहर से दो भागों में बांट रहा है। ये पूरा हो जाएगा M1, और यहाँ से
यहाँ तक हो जाएगा m2, अर्थात m1 अनुपात m2 के रेशियो में बांट रहा है। इसका भी कोऑर्डिनेट हम x1 y1 लिख लें, इस पॉइंट B का x2 और y2 लिख लें। इसका हमें x और y कैलकुलेट करना है, x और y की वैल्यू ही निकालना है। तो ये बाहता विभाजन का सिस्टम है। हमारा लाइन सेगमेंट ए बी यहाँ है, इसको विभाजित करने वाला बिंदु इस लाइन से बाहर होगा उसी के अक्ष पर, तो उसका निर्देशांक हमें कैलकुलेट करना है p का, जिसको हमने दर्शाया कि रेशियो p से a का ये m1 होगा और p से b का m2 होगा। इसी पॉइंट को अगर हम इधर मान लेते हैं तो भी सेम वैसे ही कर सकते हैं। अब इसके लिए वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 और m1 माइनस m2। y के लिए निकालेंगे m1 y2 माइनस m2 y1 और m1 माइनस m2। इस तरह से ध्यान देंगे, दोनों फार्मूला लगभग सेम एक ही जैसे हैं, लेकिन अंतर विभाजन में अंश और हर दोनों में प्लस प्लस है, यहाँ भी प्लस प्लस है, और बाहता विभाजन में हम दोनों में देख रहे हैं कि माइनस माइनस है। इस तरह से हम अंतर विभाजन और बाहता विभाजन के फार्मूलों को याद रखेंगे। हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा कि कोई एक रेखाखंड है जिसके बिंदु इतने इतने हैं, उसको अंतर विभाजित यानी 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या 4:5 के अनुपात में विभाजित करने वाले बाहता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। कोऑर्डिनेट of centroid of a triangle ये क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक। एक त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी, और इनका x1 और x2 y2 x3 y3 इस तरह से कोऑर्डिनेट मान लेंगे। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, इसी को गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं।
केंद्रक कहें या गुरुत्व केंद्र कहें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये ओ मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई। ये त्रिभुज होगा, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहें या त्रिभुज का केंद्रक कहा जाए। इसके निर्देशांक हमें मिलेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। इसको भी हमें समझना होगा कि हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहे हैं, आंसर हम x और y के रूप में ही देंगे, क्योंकि ये भी कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। ये भी जो है त्रिभुज के उस केंद्रक का निर्देशांक होता है, तो निर्देशांक को हमेशा ऑर्डर पेयर के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में ही लिखेंगे, तो आंसर हमारा इसी रूप में लिखा जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आगे पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। इसके लिए भी हम इन्हीं कोऑर्डिनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 3 रूपों में लिखा जाता है और इनको अच्छे से समझना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। एक फॉर्मूला तो ये है इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। एक रूप में इस तरह से याद करते हैं। अब इसके आगे इसको थोड़ा चेंज करेंगे, इसका गुणा करके लिख लीजिए। तो 1/2 x1 y2 x1 y3 प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए x2 y3 x2 y1 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए x3 y1 और x3 y2। इस तरह से गुणा करने के बाद जो प्लस वाले टर्म हैं उनको एक पास कर लीजिए और जो माइनस वाले टर्म हैं उनको एक पास कर दीजिए। 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 y2 x3 y3 x1। इस फार्मूले को देखिए याद करना बहुत आसान है। या तो हम किसी एक रूप में याद कर लें, इस रूप में याद करेंगे। यहाँ से देखिए x1 से शुरू करिए, x1 y2 है, x2 है तो y3 है, x3 है तो y1 है, और माइनस में इसी का उल्टा आ जाए, y1 से शुरू करिए, y1 x2 y2 x3 y3 x1। दोनों में समझ लेंगे फिर से। यहाँ x1 y2 x2 y3 x3 y1 यानी x1 x2 x3 पहले है, तो y2 y3 y1 इस तरह से है। यहाँ पर y1 y2 y3 x2 x3 x1। तो इस रूप में हम बिल्कुल एक क्रम है, उस क्रम में हम चाहें तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो वही है, x1 है
यहाँ y2 और y3 है, x2 है तो y3 y1 है, x3 है y1 y2 है। थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे तीन बिंदुओं के संरेख होने के प्रतिबंध। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि अगर तीन बिंदु ऐसे हैं ए बी सी तो क्या होगा, इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करके, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये आता है ऐसा, ए बी का मान निकाला, बी सी का मान निकाला और ए सी का निकाला, ए बी बी सी को जोड़ने पर अगर ए सी के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हैं, अर्थात संरेख हैं। अब ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमसे कहा जाता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाइए या उसी फार्मूले को सॉल्व करिए। अन्यथा तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध भी होता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो हम ये कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेख हैं। क्यों? यहाँ देख रहे हैं आप, त्रिभुज बना है, इसमें एरिया है, इसके एरिया का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। अगर इस त्रिभुज का तीन बिंदुओं से बनी हुई किसी आकृति का क्षेत्रफल 0 आता है तो इसका मतलब ये सीधी रेखा में ही होंगे, तभी इनसे कोई क्षेत्रफल नहीं घिरेगा। तो हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करके भी बता सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं हैं। क्षेत्रफल 0 आ गया तो संरेख हैं, क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो संरेख नहीं है। इसी में आगे हम एक और पढ़ते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 करने के लिए एक सारणिक विधि है। सारणिक विधि आप 12 में जाएंगे तो सारणिक के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये इसका आकार होता है x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। त्रिभुज के इन्हीं तीनों कोऑर्डिनेट को हम ऐसे लिखते हैं, और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो तीन बिंदु संरेख होंगे। तीन बिंदु संरेख होंगे यदि इस सारणी की वैल्यू 0 हो। तो इस सारणी की वैल्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। बिल्कुल सेम आपको यही फार्मूला मिलेगा, इसी के जैसा। सारणी के बारे में भी आपको कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यानी ये ऐसा होगा तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। इसी से क्षेत्रफल का सूत्र निकाल सकते हैं। आगे जब इसको पढ़ेंगे तो आप लोग इसमें चिन्हों का ज्ञान कराया जाएगा। फिलहाल हम थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ प्लस, ये माइनस, ये प्लस साइन होता है इसके लिए।
जब ये x1 लिया जाएगा तो इसे और इसे छोड़ दिया जाएगा, y2 1 y3 1, तो इसमें होता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। y2 का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा y2 माइनस y3 का 1 में गुणा होगा तो y3 प्लस x2 कर लीजिए, तो x2 के लिए यहाँ पर माइनस आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का होगा। जब इसे लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ना होगा आपको, तो y1 और 1 y3 और 1 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरह से, तो y1 माइनस y3 हो जाएगा। आगे x3 के लिए प्लस होगा, तो अब ये लाइन और ये लाइन ले ली जाएगी, तो y1 और y2 1 बचेगा, तो इसका गुणा और इसका गुणा होगा, तो y1 माइनस y2 होगा। ये माइनस है यहाँ पर, इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो इसको प्लस कर सकते हैं। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सारणी का सॉल्यूशन है, इस सारणी का हल। तो अभी आपको इसमें बहुत समझने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, बस आपकी बुक में दिया है इसलिए हमने इसको बता दिया कि ताकि आपको ये ना लगे कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो ये सारणिक है, सारणिक के फॉर्म में इसको लिखा गया है इसी त्रिभुज के तीनों निर्देशांकों को, और इससे हम अगर निकालते हैं इसका सॉल्यूशन सॉल्व, अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख होंगे। इस तरह से आपके इस लेशन में जितने भी फार्मूले प्रयोग में आने हैं उन सभी को हमने बता दिया, और अब हम चाहेंगे कि आप लोग जो है अच्छे से इसको फार्मूलों को तैयार करें, समझें, और ये फार्मूले किस तरह से प्राप्त होते हैं बिल्कुल हमें अपने, जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन को पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं, इसमें क्या सॉल्व करना है, क्या हल करना है। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित कोई फार्मूले पर कोई क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। निर्देशांक है 0 6 8 12 और 8 0। ये ए बी और सी, ये किसी त्रिभुज के 3 पॉइंट हैं। तीनों के निर्देशांक इस तरह से दिए हैं। थोड़ी सी सुविधा के लिए हम इसे लिख लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। और इन तीनों की सहायता से हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक तो केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 2 फार्मूले लिखे हुए बताए आपको, कोई भी फार्मूला आप लिख सकते हैं। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। इसी फार्मूले को यूज कर लीजिए, ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है। वैल्यू रखेंगे 1/2
x1 0 है। इस कोष्ठक में हम जो कुछ भी लिखेंगे 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। फिर भी लिख लेते हैं y2 माइनस y3, y2 ये है, y3 ये है। 12 माइनस 0 प्लस x3 अरे x2 है 8, y3 0 माइनस y1 6 प्लस x3 8, y1 माइनस y2, y1 है 6, y2 है 12, 6 माइनस 12। कैलकुलेट करिए, ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा। 8 का माइनस के 6 में मल्टीप्लिकेशन होगा 1/2 तो 48 हो जाएगा माइनस का। और ये भी 12 में 6 जाएगा तो 6 ही बचेगा माइनस का, तो ये भी 48 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो माइनस का 96 और फिर 2 से भाग करेंगे तो माइनस का 48। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जो आएगा इसे हम वर्ग इकाई के रूप में लिखेंगे। अगर हम दूरी निकालते हैं दो बिंदुओं का तो वहाँ पर केवल इकाई लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं। यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर तो हमें दिया नहीं कि वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, केवल वर्ग इकाई लिख देंगे। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि हम इस कैलकुलेशन से अगर हमें ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव मिलता है तो हम आंसर जो है नेगेटिव नहीं देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताएंगे? 48 वर्ग इकाई। अब त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। वैल्यू रखिए x1 0 प्लस x2 8, x3 भी 8 अपॉन 3, 16/3। y इज इक्वल टू रख लीजिए y1 प्लस y2 प्लस y3/3। वैल्यू रख दो y1 6, y2 12, y3 0, 18/3 बराबर 6। तो निर्देशांक के रूप में हमें आंसर देना है, तो x, y इस क्रमिक युग्म के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? x की वैल्यू आई 16/3, 6। यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से त्रिभुज के तीनों बिंदुओं की सहायता से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक निकालना होगा। और एक चीज़ और इससे प्रश्न को पूछेगा हमें से कि क्या ये तीनों बिंदु समरेख हैं? तो अगर सब कुछ हम यही करेंगे और सॉल्व करके लाएंगे, यहाँ पर अगर 0 आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है, तो हम लिखेंगे कि 3 बिंदुओं से घिरी आकृति का क्षेत्रफल 0 है, अतः वो तीनों बिंदु समरेख हैं, अर्थात एक रेखा में हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से अगर आप लोग पढ़ेंगे, हमें लगेगा कि नहीं आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इसको हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी भी पूरा 1 महीना, अगला सितंबर स्कूल खुलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आप लोग मेहनत करिए इसी के माध्यम से।